गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज जो टॉपिक आपके साथ चर्चा करने हम जा रहे हैं वो टॉपिक आपका प्रशासनिक विधि है। ठीक है, पहले यूपीएससी के सिलेबस में 3 टॉपिक एक साथ दे दिए थे उन्होंने, प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक न्यायाधिकरण और प्रत्यायुक्त विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेकिन अब केवल प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रखा हुआ है। हालांकि हम ट्रिब्यूनल भी आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, लेकिन प्रशासनिक विधि को समझिए कि ये क्या है। ठीक है, सबसे ऊपर होती है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की 2 उपधाराएं हैं, प्रशासनिक विधि और विधि का शासन। विधि का शासन सब लोकतंत्रों में विद्यमान है, लेकिन प्रशासनिक विधि ऐसा मानते हैं कि कुछ देशों में, यूरोपीय देशों में पाई जाती है। ठीक है, विशेषकर 1950 से पहले। अब तो प्रशासनिक विधि भी सार्वभौमिक हो गई है एक तरह से। तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रशासनिक विधि और विधि के शासन में क्या अंतर है। 2 यूरोपीय विद्वानों, ब्रिटेन के डाइसी साहब, ठीक है, एवी डाइसी, और फ्रांस के ड्रॉइट साहब, ठीक है, ये दोनों ही विधिवेत्ता थे जिन्होंने 2 संकल्पनाओं का विश्लेषण किया है। ठीक है, डाइसी को कहा जाता है फादर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का पिता, और प्रशासनिक कानून या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जन्मदाता ड्रॉइट को माना जाता है। ड्रॉइट ने फ्रांस में प्रशासनिक विधि को विकसित किया, और प्रशासनिक विधि फ्रांस में लागू होती है, और वहां पे विधि के शासन को उतना ज्यादा महत्व या संकल्पना को उतना ज्यादा नहीं माना जाता जितना कि प्रशासनिक विधि को। ठीक है, तो यूपीएससी के क्वेश्चनों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं चर्चा करूंगा, अनावश्यक बातों को नहीं उठाऊंगा, कि विधि का शासन क्या है और ये प्रशासनिक विधि से कैसे भिन्न है। अगर आपको ये उत्तर ये समझ में आ जाए तो आप इस पर कोई भी क्वेश्चन अपना लिख लोगे कि विधि के शासन की 3 विमाएं हैं, 3 डायमेंशन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल एंड सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि विधि के शासन की 3 बातें मैंने आपको बताई कि सबसे पहले है आपका विधि के समक्ष समानता, दूसरा विधियों का समान संरक्षण, और तीसरा की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? ठीक है, विधि के समक्ष समानता यह है कि जितने भी लोकतंत्र है वो ये मानते हैं कि कानून के सामने सब समान है। विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, और अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो सब पर एक ही विधि लागू होगी, 2 विधियां लागू नहीं होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चाहे रिक्शा चलाने वाला मर्डर करे, चाहे भारत का प्रधानमंत्री मर्डर करे, दोनों को दफा 302, ठीक है, के तहत ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये नहीं कि वो गरीब है तो दफा 302 और प्रधानमंत्री वो बड़े आदमी है तो वो 302 से अलग होंगे। आदर्श जो विधि का शासन वो ये मानता है कि विधि के समक्ष सब समान है और सब पे एक ही कानून लागू होगा। विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, समानों के साथ समान व्यवहार, ठीक, समानों के साथ समान व्यवहार, इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब यह है कि विधि की समानता का मतलब ये नहीं है कि, ठीक है, विधियों का समान संरक्षण ये है कि भाई जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के हैं, समानों के साथ समान व्यवहार, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को प्रोफेसरों के अनुसार वेतन मिलेगा, ठीक है, और चपरासियों को चपरासियों के अनुसार मिलेगा। चपरासियों में सब चपरासी, चाहे वो जवान है चाहे वृद्ध है, सबको क्या मिलेगा? एक ही वेतनमान से मिलेगा। प्रोफेसरों में भी, ठीक है, तो समानों में हम असमानता नहीं कर सकते। विधियों का समान संरक्षण, ठीक है कि नहीं? जो प्रक्रिया हटाने की है वो सबके लिए समान होगी, प्रोफेसरों के लिए, ठीक है, जो सुविधाएं हैं वो सबको समान मिलेगी। तो विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण। और तीसरी जो डायमेंशन है रूल ऑफ लॉ की, वह है सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट।
ठीक है, स्वतंत्र के जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये स्वतंत्र है, ये सबसे ऊपर है, इनको किसी भी स्थिति में हम कुचल नहीं सकते। तो विधि का शासन आधुनिक लोकतंत्रों में, ठीक, आर्टिकल 14 हमारे यहाँ पर जो है वो इसी से संबंधित है संविधान में। लेकिन इसके ठीक विपरीत फ्रांस में प्रशासनिक विधि का प्रचलन रहा है नेपोलियन बोनापार्ट के समय से ही। और डाइसी थोड़ा सा एक तरह से अपने ताक झांक करने वाला व्यक्ति है कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, लेकिन ड्राइट साहब केवल अपने कंसेप्ट को विकसित करने में लगे रहे, उन्होंने किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन डाइसी साहब ने प्रशासनिक विधि की 3 विशेषताएं बताई हैं। कि पहला उन्होंने जो बताया डाइसी साहब ने कि पहला यह है कि one rule for the regulating the behavior of individual of the society and other rule for the regulating the members of the state and the administration, पहली फीचर। दूसरा, one code for the member of the individuals of the society and another code for the members of the state and administration which is administrative code, और third administrative code shall be presided by the administrator। कि फ्रांस में विधि के समक्ष समानता स्वीकार नहीं की जाती है, वहां पहले ही बोल दिया जाता है कि 2 कानून होंगे, एक जन सामान्य के लिए होगा और एक आपका प्रशासकों के लिए होगा। ठीक है, जन सामान्य का कानून जन सामान्य पे लागू होगा और प्रशासकीय कानून प्रशासकों और सरकार, ठीक, स्टेट एंड इट्स ऑफिसर्स। देयर शैल बी अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच शैल रेगुलेट द बिहेवियर एंड प्रिविलेज ऑफ द स्टेट एंड इट्स ऑफिसर्स। दूसरा कि वहां पर 2 प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं, जो जन सामान्य उनके लिए सामान्य न्यायालय, विधि न्यायालय, और जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अगर 2 व्यक्तियों का आपस में विवाद है, सिविल डिस्प्यूट है, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट है, अगर 2 व्यक्तियों का आपस में जमीन का झगड़ा है आप पड़ोसियों का, तो वो वहां पे फ्रांस में विधि न्यायालय में जाएगा। लेकिन द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स शैल गो टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कि राज्य और नागरिक के बीच जो विवाद होगा वो कहाँ जाएगा, वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाएगा। अगर सरकार ने मेट्रो बनाने के लिए आपकी जमीन ले ली है और आपको उचित मुआवजा नहीं दिया है, तो ये विवाद हो गया सरकार और नागरिक के बीच में, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाएगा। और इन न्यायाधिकरणों में, ठीक है, कोई विधिवेत्ता न्याय नहीं देंगे, बल्कि प्रशासक ही न्यायाधीश के रूप में होंगे। जो विधि न्यायालय, जो प्रशासनिक न्यायालय होंगे, वो उनकी अध्यक्षता प्रशासक करेंगे, ठीक है, ट्रिब्यूनल हम उनको कहते हैं। तो इस कारण जो डाइसी साहब थे वो ये मानते थे कि जो ड्राइट का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं के विरुद्ध है। डाइसी इसका विरोध करते थे और कहते थे कि रूल ऑफ लॉ मनुष्यों के लिए वरदान है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, स्वतंत्रताओं का हनन करता है। क्योंकि कि भाई प्रशासक ही जमीन अधिग्रहण करेगा, डीएम ही जमीन अधिग्रहण करेगा और फिर डीएम ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जज बन करके अपने ही निर्णय के विरुद्ध कैसे न्याय दे सकता है पीड़ित को। ये डाइसी का क्या था, एक शंका थी, एक आशंका थी। लेकिन जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ ये आया है कि डाइसी को न तो विधि के शासन की पूरी समझ थी और न ही वो प्रशासनिक विधि को अच्छे से जानता था। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पलटिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि डाइसी को न तो विधि के शासन की पूरी समझ थी और न ही वो प्रशासनिक विधि को पूर्णता में समझ पाता था। तो डाइसी को विधि के कानून की पूर्ण समझ नहीं थी, इतना बड़ा विद्वान, ठीक। तो ये कहना कहाँ तक सही है कि डाइसी को समझ नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो भाई बनती है कि हाँ भाई वो समझ नहीं थी उनको, ठीक। पहले कि वो ये कहते हैं कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता होती नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में आप देख लीजिए जो संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं उनको कुछ उन्मुक्तियां मिली होती हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि को, ठीक है। पद के रहते हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल इत्यादि को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। तो जो उन्मुक्तियां हैं, इवन ब्रिटेन में ही कहावत है कि किंग कांट डू रॉन्ग, राजा गलती नहीं कर सकता। जब वो राजा गलती कर ही नहीं सकता तो देश का कोई भी कानून राजा पे लागू नहीं होता।
ब्रिटेन में भी ये कहावत है कि किंग कांट डू रॉन्ग। तो एक तो कि विधि के समक्ष समानता पूर्णता में नहीं मिलती। दूसरा कि मौलिक अधिकारों की जो सर्वोच्चता है वो भी थोड़ा विवादित है कि हम मौलिक अधिकारों को अब्सोल्युटली नहीं दे सकते। निरपेक्ष रूप से कहीं भी किसी भी लोकतंत्र में, अधिकतर लोकतंत्रों में जो मौलिक अधिकार हैं वो विधिमान्य प्रतिबंधों के अधीन है। भारत में भी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कि लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, राष्ट्र की संप्रभुता इत्यादि के को देखते हुए उन पर भी क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाए। तो पूर्णता में मौलिक अधिकार किसी भी देश में नहीं दिए जा सकते। हमेशा वो युक्त निर्बंधनों के साथ, जो संविधान में शब्दावली यूज है इसके लिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के लिए, वो युक्त निर्बंधनों के साथ दिए गए हैं। दूसरा कि डायसी को विधि के शासन की समझ नहीं थी। दूसरा प्रशासनिक विधि को वो नहीं समझ पाए। क्यों डायसी? क्योंकि प्रशासनिक विधि और विधि के शासन में यह कि भाई प्रशासनिक विधि के शासन में अगर भारत में कोई अधिकारी अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उस फील्ड में नहीं है, अगर कोई गलती करता है तो उसको विधि कानून के तहत क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा। उसके ऊपर जो भी, ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल किसी पुलिस अधिकारी ने गुस्से में आकर अपने कुक को मार दिया, गोली मार दी, या वो गार्डनर को गोली मार दी, तो उसके लिए यह है कि भाई वो अपना उस गरीब परिवार के लोग अपना प्रोसिक्यूशन करें, अधिकारी के विरुद्ध केस लड़े, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़े अपने खर्चे से। ठीक है कि नहीं भाई? जो अधिकारी है सक्षम है वो तो बड़े बड़े वकील हायर कर लेगा, लंबा तक जो, ठीक है, लीगल प्रोसेस को लंबा से लंबा खींचता चला जाएगा। अगर बाय द वे लास्ट में जाकर के 32 साल 35 साल बाद कोई डिसीजन आता है कि भाई अब हम इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट देते हैं अधिकारी को, तो अब तो वो जिंदगी उसकी 10-15 5 साल बची है, तो काहे का लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, तो जिंदगी खा चुका, पी चुका है। तो कहा जाता है कि भारत में न्याय, ठीक है, भारत के कानून को क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग, ठीक है। और यहाँ न्याय क्या है, वकीलों के स्वर्ग से प्राप्त एक अमृत है जिसको बहुत मुश्किल से पाया जाता है। लेकिन अगर यही घटना फ्रांस में घटती तो सबसे पहले तो सरकार मतलब अपने अधिकारी की गलती को स्वीकार करती कि हमारी गलती थी। दूसरा कि उस व्यक्ति को कंपनसेशन दिया जाता। न्याय तो बाद में मिलेगा, सबसे पहले सरकार के अधिकारी के द्वारा गलती हुई है तो उसको उसके लिए पहले क्षतिपूर्ति दी जाएगी, और फिर केस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चलेगा जहां उस व्यक्ति को सिंपल एक कागज पर लिखकर एप्लीकेशन देनी है, वहां उसे कोई वकील हायर नहीं करना, और टाइम निर्धारित है कि 3 महीने 5 महीने 6 महीने में वो केस हल हो जाना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा लोग दुखी क्यों रहते हैं? तारीख पे तारीख जिंदगी गुजर जाती है, तारीखें खत्म ही नहीं होती। लेकिन वहां ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, विद इन 2 ईयर सारा मामला अपना। तो एक जो यहाँ पे अगर अधिकारी ने कोई गलती करी है किसी नागरिक के प्रति, अगर वो केस लड़ रहा है तो पूरी जिंदगी उसको एक मानसिक त्रासदी से गुजरना पड़ता है, जब तक उसकी पेशी चलती रहती, हेयरिंग्स चलती रहती हैं, हर हेयरिंग्स पे वो ठीक दुखी होता रहता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। फिर यहाँ देखिए कि अगर उसको न्यायपालिका ने उस गलती करने वाले अधिकारी को कोई दंड दे भी दिया, सजा दे भी दी, तो इससे उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिला। कुछ मामलों में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती कि हाँ भाई उस अधिकारी को सरकार उस व्यक्ति को भी सरकार क्षतिपूर्ति दी, लेकिन हर बार नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है कि जज साहब की स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो क्षतिपूर्ति के लिए निर्देश देते हैं कि नहीं देते। लेकिन इसके ठीक विपरीत फ्रांस में क्या है कि पहले ही सरकार की अधिकारी द्वारा की गई गलती के लिए उसको क्षतिपूर्ति मिल जाती है नागरिक को। ठीक, फ्रांस में प्रशासनिक कानून सरकार के अधिकारियों की गलती की पूरी जिम्मेदारी लेता है कि अगर हमारी अधिकारियों से गलती हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति सरकार देगी, चाहे वो छोटा या बड़ा जो भी होगा। भले अधिकारी की हैसियत कुछ भी, अगर उससे गलती हुई है और बड़ा नुकसान उसके द्वारा नागरिक का हुआ है तो सरकार उस बड़े नुकसान को भी नागरिकों को देगी, बिना उस व्यक्ति के पद की चिंता किए। हो सकता है साधारण 4th क्लास एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि
डायसी का जो प्रशासनिक जो कानून विधि का शासन है वो सार्वभौमिक है निश्चित रूप से, लेकिन वो पूर्णता में प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा कि ये कहा जाता है कि प्रशासनिक विधि तो नागरिक के अधिकार की वहां जाकर भी सुरक्षा करती है जहां तक कि विधि का शासन पहुंचता ही नहीं, क्योंकि विधि का शासन अपराध करने वाले अधिकारी को ठीक ये देता है कि भाई वो जाकर के अपना लड़ता रहे, वो सामान्य नागरिक जिसके प्रति अपराध हुआ है वो जाकर के लॉ कोर्ट्स में लड़ता रहे। लेकिन फ्रांस में समानांतर न्यायपालिका पाई जाती है कि नागरिकों के आपसी विवाद सामान्य विधि न्यायालय में और प्रशासक और नागरिकों के विवाद विधि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका विधि का शासन प्रशासनिक विधि है। इसके बाद ये आता है कि भाई सार्वभौमिक है कि नहीं प्रशासनिक विधि। तो प्रशासनिक विधि यानी कि प्रशासन से संबंधित नियम, जो प्रशासकों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण से जुड़े हुए नियम होते हैं, वो सारे के सारे प्रशासनिक नियम कहलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज कहलाते हैं। सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफर वगैरह से जो भी रिलेटेड ठीक है, और जो भी सरकारी संगठन होते हैं उनके जो इंटरनल फंक्शनिंग के लॉज होते हैं। तो आज विश्व का शायद ही कोई देश हो जहां पर योग्यता आधारित नौकरशाही न हो, नौकरशाही के भर्ती, चयन, प्रशिक्षण के नियम न हो। जहां भी प्रशासन होगा वहां प्रशासन से जुड़े हुए नियम भी होंगे। इसलिए सार्वभौमिकता के दृष्टि से अगर देखें तो निश्चित रूप से विधि का शासन सार्वभौमिक है, तो उतना ही सार्वभौमिक आपका प्रशासनिक विधि भी है। अब थोड़ा और चीजें समझ लेते हैं कि प्रशासनिक विधि किससे संबंधित होती है। बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड गवर्नमेंट विच कंप्राइज रूल मेकिंग, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एडजुडिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। की बॉडी ऑफ लॉज दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, की जो भी प्रशासकीय निकाय होते हैं उनकी गतिविधियों को रेगुलेट, विनियमित करने से संबंधित जो कानून होते हैं उनको हम प्रशासनिक कानून कहते हैं। जो भी इकाइयां हमारी होंगी उनको डील करने के लिए, ठीक है। तो अब ये कि भाई 1950 के बाद प्रशासनिक कानून का पहले तो केवल फ्रांस में ही था, लेकिन 50 के बाद इसका खूब प्रसार हुआ विश्व भर में। तो क्यों प्रसार हुआ, प्रशासनिक विधि के उदय के कारण क्या थे, इनको समझिए। ये भी अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला था कि एक तो कॉम्प्लेक्स टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल प्रोसेस, कि जटिल और समय साध्य न्यायिक प्रक्रिया, इसके कारण एक विकल्प के रूप में जो आपका आया अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म के रूप में, इसके लिए हम लाए, ठीक है। कि भाई जो विवाद हो, सरकार और नागरिक के बीच का जो विवाद होता था वो सारा का सारा कहाँ चला जाता था, आपका न्यायपालिका में, ठीक है। तारीख पे तारीख होती रहती थी, ना नागरिक को न्याय मिल पाता था और न ही क्या हो पाता था, आपका न्यायिक को, नागरिक को भी न्याय नहीं मिल पाता था और सरकार भी उलझी रहती थी। आप जानते हैं कि जब भारत में संपत्ति कृषि कानून लाए गए, भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए, लैंड सीलिंग एक्ट लाए गए, भूमि सुधार कानून लाए गए, तो सबके सब जमींदार कहाँ चले गए, न्यायपालिका में। इसलिए भारत में क्या लानी पड़ी थी, 9वीं अनुसूची लानी पड़ी थी। 1951 में ही 9वीं अनुसूची आ गई कि भाई जो कानून नहीं 9वीं अनुसूची में चले जाएंगे उनको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो पाएगा। तो राज्य और नागरिक के बीच विवाद न्यायपालिका में चले जाएंगे तो सरकार कुछ कर नहीं पाती थी, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे हमने 9वीं अनुसूची बनाई, अन्य देशों में ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, ठीक है। कि भाई अगर कोई जमीन ग्रहण होगी कि भाई दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन आएगा, ठीक है, तो उसके साथ ही दिल्ली मेट्रो भूमि अधिग्रहण न्यायाधिकरण भी आ जाएगा, ठीक है। लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल भी आ जाएगा कि किसी भी नागरिक को कोई शिकायत होगी तो कोर्ट में नहीं जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, ठीक। क्योंकि कोर्ट में क्या है, लंबा खिंचता रहता है मामला, क्योंकि वहां सारी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। देन आपका की कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी जटिल समस्याएं उभरने लगी आपके शहरीकरण के कारण, नगरीकरण के कारण, कि उनके हल करने के लिए हमें विशेष क्या करने लगे पड़े, विशेष प्रशासनिक निकाय गठित करने पड़े, दूरसंचार के क्षेत्र में, ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में, किराया नियंत्रण के क्षेत्र में, ठीक। फिर कि जहां जहां भी नागरिक, जैसे जैसे कल्याणकारी राज्य का विस्तार हुआ,
जन्म से मृत्यु पर्यंत राज्य, कल्याणकारी राज्य 50 के बाद विकसित हुआ, और कल्याणकारी राज्य को जन्म से मृत्यु पर्यंत। तो जो सरकार ठीक है जच्चा बच्चा केंद्र बनाएगी, सरकार प्राथमिक शिक्षा देगी, सरकार जूनियर हाई स्कूल बनाएगी, हाई स्कूल बनाएगी, इंटर कॉलेज बनाएगी, सड़क बनाएगी, ठीक है, पार्क बनाएगी, रेल बनाएगी। तो जितना सरकार काम करना, जितने क्षेत्रों में सरकार काम करेगी उतने क्षेत्रों में ही सरकार और नागरिकों के बीच क्या बढ़ेगा, मतलब तनाव होगा, विवाद बढ़ेगा। हर चीज के लिए आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, हर जगह आपको नागरिकों को के अधिकारों को कुछ हद तक सीमित भी करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे समाज, सरकार और नागरिकों के बीच विवाद बढ़ते चले गए, वैसे वैसे ट्रिब्यूनल्स की संख्या भी बढ़ती चली गई, प्रशासनिक कानूनों का समूह भी बढ़ता चला गया। ठीक है, अब की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, ठीक, अब जैसे कि डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, तो डिजिटल हस्ताक्षर, तो डिजिटल हस्ताक्षर का सर्टिफिकेशन करने के लिए सरकार नई जो है एजेंसी ले आई। इसी तरह से लोगों को एक पहचान देने के लिए आधार एक अथॉरिटी के रूप में लाया गया। ठीक है, तो जितना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता चला जाएगा, एनवायरमेंटल इश्यूज उभरते चले जाएंगे, अर्बनाइजेशन की इश्यूज उभरते चले जाएंगे, उतना ही प्रशासनिक कानून की आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी। अब इसका स्कोप क्या है, क्या क्षेत्र है इसका? तो स्कोप, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। कोई भी प्राधिकरण होगा तो उसकी संरचना के बारे में, उसके अधिकारों के बारे में प्रशासनिक कानून में लिख दिया जाएगा। जैसे हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाए, तो टेलीकॉम अथॉरिटी का की संरचना क्या होगी, उसमें अध्यक्ष कौन होगा, कितने सदस्य होंगे, फाइनेंशियल पावर्स क्या होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होंगे, वो सब एक्ट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड सपोर्ट नेचुरल जस्टिस, इम्पार्शियलिटी एंड प्रिस्क्राइब्ड लॉज एंड लीगल मेथड इंस्टेड ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एंड अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पावर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हाइल सर्विंग द पीपल एंड डिसाइडिंग द केसेस ब्रॉट बिफोर इट्स ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, इसी तरह से इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होगा, तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में भी अधिकार डिसाइड होंगे कि कितने तक का मामला कौन सा ट्रिब्यूनल सुन सकता है, उसके ऊपर अपील कहाँ की जा सकती है, किस अधिकारी के पास अपील की जा सकती है, ताकि जन सामान्य के अधिकारों का क्या ना हो, अतिक्रमण ना हो। इसका उद्देश्य ये होता है लिबर्टी का हनन ना हो। अगर भाई डिसाइड नहीं होगा कि किसको क्या काम करना है, प्रशासन में किसके क्या अधिकार हैं, किसकी क्या शक्तियां हैं, तो फिर मनमाने ढंग से वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए लोगों के अधिकारों का को इसमें हमने क्या कर रखा है, एकदम से डिसाइड कर रखा है कि यह सर दैट इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग, कि प्रशासन का उत्तरदायित्व और मतलब दायित्व और उत्तरदायित्व दोनों को ही ये क्या करता है, निर्धारित करता है। उत्तरदायित्व विधिक होता है, ठीक है, कानूनी होता है, न्यायिक होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सुपीरियर्स के प्रति भी होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति भी होती है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के प्रति भी होती है। तो ये सब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से डिसाइड होते हैं। तो ये सारा आपका था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई महत्व क्या है, कि स्वाभाविक सी बात है कि भाई अगर प्रशासन के अधिकार डिसाइड नहीं होंगे, उनकी अथॉरिटी डिसाइड नहीं होगी, वेल रूल बेस्ड नहीं होगी, तो फिर मनमाने ढंग से काम होगा। और आज ठीक है, इमिग्रेशन से लेकर, टेलीकॉम सेक्टर से लेकर, बैंकिंग सेक्टर से लेकर, एनवायरनमेंट से लेकर, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां हमें स्पेशलाइज्ड बॉडीज की जरूरत न पड़ रही हो। तो आज मनमाने ढंग से काम रोकने के लिए, ठीक है, और विशेषीकृत न्याय देने के लिए और समस्याओं का विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड समाधान ढूंढने के लिए हमें प्रशासनिक विधि की आवश्यकता है। तो ये शॉर्ट में डिस्कशन था आपका प्रशासनिक विधि का। अगर आप इस पर हमारे नोट्स पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में वहाँ पे अवश्य मिल जाएंगी। ठीक है, डायग्राम हिंदी में, डायग्राम भले यहाँ पे अंग्रेजी में है, लेकिन नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में हिंदी में लिखी मिलेंगी। ठीक है, तो अगली चर्चा न्यायाधिकरणों पर मैं शॉर्ट में करूँगा, ट्रिब्यूनल्स में। ठीक है, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, जरूर पूछिए। थैंक यू।